नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अफगानिस्तान में दिन भर इतने दिनों से जो कुछ चल रहा है उस वजह से पूरी दुनिया में इस समय शांति को लेकर और खासकर इस समूचे इलाके में हिंदुस्तान में क्या असर इसका पड़ सकता है, इस पर चर्चाएं तो रोज होती हैं। लेकिन आज दिन भर अभी से लेकर शाम 7 बजे तक हम लगातार सुरक्षा सभा के अलग अलग सत्र करने वाले हैं। अलग अलग दृष्टिकोण से हम मंथन करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से भारत को अफगानिस्तान को अप्रोच करना चाहिए। क्या तालिबान लीड अगर कर रहा है तो अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते रहेंगे? क्या तालिबान पहले दौर में जैसा था उससे बदल चुका है? इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। कश्मीर में क्या ज्यादा खतरा बढ़ गया है? इन सारे मुद्दों पर दिन भर अलग अलग घंटे में हम चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान में आतंक और तालिबान को सत्ता क्या भारत करेगा, क्या करेगी दुनिया? ये ऐसे मुद्दे और सवाल हैं जिनसे हर देश जूझ रहा है आज तक, पर हम इसीलिए आपको सुरक्षा सभा दिखा रहे हैं। राजनीति, कूटनीति, विदेश नीति, सैन्य नीति, सबके जानकारों के साथ हमारी यह चर्चा चलेगी। लेकिन अभी जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो उस स्थिति पर है जिसमें तालिबान ने 31 तारीख की जो एक मियाद दे दी थी, उसके सामने नतमस्तक यूएसए भी नजर आता है। लेकिन ऐसे में भविष्य कैसा नजर आ रहा है, पहले आपको सुनाते हैं कि तालिबान और अमेरिका की तरफ से बयान क्या क्या है। بیا هم متاسفانه امریکایان ولا هم هغه خپل پخوانی پالیسي ته دوام ورکړي چې خلکو ته دعوت ورکړي، الوتکو ته خېزي او په نامعلوم برخلیک په لور باندې افغانان باسي له هیواد دا زلبګنون کې دا په دې سره موږ د امریکایانو باندې غاکو په امریکایانو باندې خپل دغه پالیسي ته تغییر ورکړي، د افغانستان خلک تشویق نه کړي له هیواد تېښته وکړي، زموږ کډرونه، زموږ انجینران، ډاکټر صاحبان، پوهان، هغه څوک چې دلته تحصیل کړي او دا هیواد دغه استعدادونو ته اړتیا لري. Hope is we will not have to extend, but there are going to be discussions, I suspect, on how far along we are in the process. But we're under no illusions about the threat. But every day we have troops on the ground. These troops and innocent civilians at the airport face the risk of attack from ISIS-K from a distance, even though we're moving back the perimeter significantly. We're working hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. That's our goal. And our determination to get every American citizen home. हमारे साथ इस समय चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं दिलीप सिन्हा, पूर्व भारतीय राजनयिक हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट अशोक सज्जनहार और पूर्व भारतीय राजनयिक विष्णु प्रकाश। सबसे पहले दिलीप जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगी और ये चारों से ये सवाल है जिसको हिंदुस्तान में सब समझना चाहते हैं कि क्या तालिबान अगर अफगानिस्तान पर काबिज हो जाता है तो भारत को उससे रिश्ते नहीं रखने चाहिए? क्या यह मुमकिन है आज की दुनिया में, या फिर भारत में भी इस समय चल रहा होगा ये सोच विचार कि किस तरह के रिश्ते हो सकते हैं तालिबान लेड अफगानिस्तान से? देखिए, तालिबान की सत्ता तो वहां पर स्थापित हो चुकी है। केवल एक पंजशीर वैली है और कुछ बगलान के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर उनका अधिकार नहीं है। उसके अलावा उनका अधिकार हो चुका है, काबुल पर तो उनका पूरा अधिकार हो चुका है। अब आपका सवाल था कि क्या भारत को इस तालिबान के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए या नहीं। किसी भी संबंध को स्थापित करने के लिए पहले तालिबान को अपनी सरकार की घोषणा करनी होगी। अभी सरकार की घोषणा हुई नहीं है। उसके बाद तालिबान को ये दिखाना होगा कि उन्होंने कानून व्यवस्था वहां पर स्थापित कर दी है काबुल में या काबुल के आसपास, ताकि वायु सेवाएं शुरू हो सकें। जब वायु सेवाएं सामान्य हो जाएंगी, जनजीवन सामान्य हो जाएगा, तभी हम सोच सकते हैं वहां पर किसी प्रकार के राजनयिक भेजने के लिए। लेकिन उसके पहले हमें बातचीत करनी होगी। ये सत्ता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है तालिबान अफगानिस्तान में, ये एक आमूल परिवर्तन हो गया है। हमें देखना होगा कि जो हमारे द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, करीब 12, 13, 15 ऐसे समझौते हैं, MOU साइन हुए थे, क्या तालिबान उनका पालन करना चाहता है? हमारे 4 कॉन्सुलेट थे, क्या तालिबान उन पर खोलने की अनुमति देगा हमें? तो हमें इन सब बातों पर बातचीत करनी होगी और बातचीत करने के बाद ही जब हम पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि हमारे हित और जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं और जो अफगान नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा होगी, तभी हमें संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए या उस पर राजी होना चाहिए। हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो हमने
50 में की थी, जब कम्युनिस्ट पार्टी चीन में सत्ता में आई थी। तो हमने पहले उन्हें राजनयिक मान्यता दे दी और उसके बाद बातचीत को शुरू करने की लासा में हमारा कॉन्सुलेट है और हमारे जो बॉर्डर हैं वो सब, तो सारी बातें खुली रह गई और हमने मान्यता दे दी। तो हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए, हमें अपने हितों की रक्षा करते हुए आगे बातचीत करनी चाहिए और जब हम आश्वस्त हो जाएं तभी हमें किसी प्रकार की राजनयिक संबंध की स्थापना करनी चाहिए। एम्बेसडर सज्जनार, अगर ऐसा हम करते हैं तो इसकी शुरुआत अब से होनी है। भारत को अपनी तरफ से ये शुरुआत करनी होगी। ये अभी जिस तरह का पशुपेश है, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सब वहां से निकल कर आना चाहते हैं, अगर अफगानी भी आना चाहते हैं और आ ही रहे हैं, वहां के जो एमपीज हैं वो सब हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भारत का रुख कैसे नापतोल कर आगे बढ़ेगा? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा श्वेता जी, जो भारत का रुख नाप तोल कर आगे बढ़ेगा। हम कोई ऐसी जल्दी में नहीं है जो उनको अभी काबुल को उन्होंने वो कर लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, पूरे देश को अपने कब्जे में कर लिया। एक छोटा हिस्सा पंजशीर का अभी वहाँ पर बाकी है। तो हम कोई ऐसी जल्दी में नहीं है जो हम एकदम उनको मान्यता के बारे में सोच भी सकें। अभी तो देखिए, उन्होंने अपनी सरकार गठित नहीं की है, करीब 10 दिन हो गए हैं काबुल के ऊपर उन्हें आए हुए। 15 तारीख को वहाँ पर आए थे, उन्होंने अपना कब्जा किया था। 10 दिन में वो अपनी सरकार भी नहीं वहाँ पर अनाउंस कर सके हैं, कायम कर सके हैं। एक बारी सरकार आएगी, उसके बाद हम देखेंगे जो सरकार की नीतियां कैसी हैं। जो हम जैसे बात करते हैं, जो मानव अधिकार हैं, जो महिलाओं के अधिकार हैं, जो माइनॉरिटीज़ के अधिकार हैं, जो जिसे हम कहते हैं गेन्स एंड बेनिफिट्स ऑफ लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल में जो अफगानिस्तान ने तरक्की की है, जो आगे बढ़ा है, क्या वो वहाँ पर लड़कियों को स्कूल में जाने देंगे? क्या वो महिलाओं को बाहर आने देंगे और काम करने देंगे? ये सब हमें देखना होगा, जो मानव अधिकारों का वो कैसे संरक्षण करते हैं। और जो हमें देखना होगा, जो हमारी रेड लाइंस हैं, जो वहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं हमें बहुत चिंता है, जो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, क्या उनका प्रयोग किया जाएगा भारत के विरुद्ध टेररिस्ट अटैक करने के लिए, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए? तो हमको ये उनसे बिल्कुल अपनी रेड लाइंस पर सेटिस्फैक्शन लेनी होगी, जो उनकी जो टेरिटरी है वो भारत के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो जब हमको मालूम चल जाएगा, वो नीतियां अपनी अनाउंस कर देंगे, उसी के बाद हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे दिलीप सिन्हा ने अभी कहा, जो हमारे कॉन्सुलेट्स थे चारों के चारों बंद हो गए हैं, एम्बेसी बंद हो गई है, और हालांकि टेक्निकली खुले हैं, वहाँ पर जो हमारे लोकल्स हैं वो काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी जो वहाँ पर उनका क्या नज़रिया है, क्या रवैया है, और भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर उनके बारे में उनका क्या रवैया है। हमारे करीब 400 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहाँ पर के जो 34 प्रांत हैं वहाँ पर उनका कैसा नज़रिया है। तो ये सब हमको पहले जानना होगा, उसके बाद ही हम कुछ ऐसा निर्णय कर सकते हैं। और आखिरी बात मैं इसमें यह कहूँगा श्वेता जी, जो हमको और जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है उसके साथ भी हमें बातचीत करनी होगी, देखना होगा उनका कैसा रुख है, कैसा नजरिया है। मेरे विचार से इसमें सब चीजों में इंडिपेंडेंट एक करके वो नहीं डिसीजन लेना चाहिए। पूरी दुनिया को, कम से कम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को, क्योंकि अपने जो पड़ोसी हैं, चीन है, रूस है, ईरान है, टर्की है, इनके तो द्वारा हम जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो देख रहे हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं। उनकी तो एम्बेसी भी बंद नहीं हुई है, रूस की और चीन की, पाकिस्तान की तो एम्बेसी भी वहाँ पर बंद नहीं हुई है। तो इसीलिए उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे, उनके अपने हित हैं, वो देख रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, वो कैसे तालिबान उनके हितों का पूरी तरीके से संरक्षण करेंगे, ये उन्होंने उनको प्रॉमिस कर दिया है। परंतु हमारे हितों का कैसे संरक्षण किया जाएगा ये हमको देखना होगा। इसी को जब हमें पूरी इसके बारे में सांत्वना मिल जाएगी, तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तभी हम आगे का कोई कदम उठाएंगे। और ये बातचीत चल भी रही है अलग अलग देशों के अगुवाओं से। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने की भी बातचीत चली है व्लादिमीर पुतिन से, इस तरह की चीजों में हम समझे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो रुख रहेगा वो भी भारत के आगे के रास्ते को निर्धारित करेगा काफी हद तक। श्वेता जी नमस्कार, और आपके शो में जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। देखिए, हर एक देश वो करेगा जो उसके हित में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी पड़ी हुई है,
हकीकत क्या है, हमको हकीकत समझने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में है। हमारा, अगर पाकिस्तान ने हमारी ज़मीन पे कब्जा नहीं किया होता तो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर होता। वो बॉर्डर नहीं है हमारा। अफगानिस्तान के सब पड़ोसी जो हैं, चीन, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, सब एक ना एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान का नज़ला किस पे गिरेगा? तालिबान का नज़ला किस पे गिरेगा? तालिबान को सबसे पहले किसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा? वो भारत के अगेंस्ट यूज किया जाएगा। तो और हमने ये देख लिया है कि अमेरिका तो छोड़ के चला गया है। यूरोपीय देश अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धमकियां देते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने पहले तालिबान से कभी बातचीत नहीं की थी क्योंकि उनका जो आउटलुक है वो बड़ा प्रिमिटिव है, कट्टरपंथी लोग हैं। और जिस तरह से मानव अधिकार की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो मानवता की बात कर रहा हूँ, मानवता के भी खिलाफ थे उनका रवैया। तो हमने बात नहीं की और बिल्कुल ठीक किया। अब हालात क्या है, वो सत्ता में हैं और वो कुछ साल तो रहेंगे क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी कहीं से कहीं जाएंगे। तो हमको वो करना है जो हमारे हित में है। किसी ज़माने में हम रेड लाइंस की बात करते थे, हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करते थे। इस वक्त हमारा हित क्या है? मेरे हिसाब से हमारा ये हित ये है कि तालिबान पाकिस्तान के कहने पे या उनके इशारों पे ना चलेगा, पर फिर भी अगर हमारा थोड़ा बहुत भी संपर्क है तो उनका रवैया थोड़ा सा पॉजिटिव होगा या कुछ कम नेगेटिव कम होगा। तो तालिबान पूरा बदल जाए ऐसा लगता नहीं है, महिलाओं को पूरे अधिकार मिल जाए ऐसा लगता नहीं है। अगर तालिबान थोड़ा बहुत भी बदल जाता है और वो जैसे जुल्म करता था वो नहीं करता है और हम किसी तरह उनसे बातचीत कर सकते हैं ना। बातचीत करने का श्वेता जी क्या मतलब होता है? हमको उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं, हमको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखिए आप सत्ता में हैं और हम ये मानते हैं, तो अब ऐसा करें कि आप हमारे हित के अगेंस्ट काम ना करें, हम आपके हित के अगेंस्ट काम ना करें। तो ये एक मिनिमम होगा जिससे शुरुआत होगी, और एक बार शुरुआत होगी तो धीरे धीरे अगर बात बनती है तो आगे बढ़ेगी। पर अगर हम ये कहें कि साहब आप ये हमारी लिस्ट है, लॉन्ड्री लिस्ट है, आप ये कुछ करिए उसके बाद हम बात करेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम जल्दी करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कल बात करें, टाइम लगेगा। कौन ताकत में है, कौन इफेक्टिव कंट्रोल में है, इसका पता लगेगा। पाकिस्तान के प्लान क्या है पता लगेगा। पर हमको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। हम आइडियल सिचुएशन नहीं है और हम आइडियल रिस्पांस भी नहीं देख सकते हैं। मोटी बात यह है कि अगर तालिबान मानवता की सीमा को नहीं लांघता है और थोड़ा बहुत ही रवैया ठीक है तो उनसे बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। श्वेता जी। जनरल मैसन, एक तरफ कूटनीतिक बात हो गई, लेकिन अगर हम देश की रक्षा की भी बात करते हैं, जो बीते हुए साल हैं वो गवाह रहे हैं कि जब तालिबान मजबूत रहा है तो किस तरीके से कश्मीर में भी अफगानी आतंकियों की पैठ रही है, या फिर किस तरीके से वहां की जमीन को, वहां के संसाधनों को इस्तेमाल किया गया है भारत के खिलाफ। क्या हम आज की परिस्थिति में ये मान सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हो? जिस तरह से पीओके से भी हमने तस्वीरें देखी कि वहां पर जो आतंकी मदद करके लौट के आए थे तालिबानियों की, वहां पर काबिज होने में वो जश्न मना रहे थे, तो उस सब के पीछे कुछ तो मंशा होगी। देखिए, ये सारी मंशा पाकिस्तान की है और मैं बार बार दोहराता हूं कि तालिबान बेसिकली मींस पाकिस्तान ISI का माइंड और पाकिस्तान आर्मी का माइंड। चला तो वो रहे हैं सिक्के। तो जहां तक ये सवाल है, जिस प्रकार इमर्जिंग सिचुएशन है, अभी इतने सारे ट्रेन टेररिस्ट वहाँ घूम रहे हैं। अभी उनका बाय एंड लार्ज अभी तो फोकस पंजशेर की तरफ है, और हो सकता है मेरे को, क्योंकि अभी ये जो पुराने 3 स्पीकर ने बोला मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, पर हालात अभी कैसे उभरते हैं वो किसी को नहीं मालूम है। मेरे को तो कभी ये भी लगता है कि शायद और रिबेलियन शुरू हो सकते हैं, रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हो सकते हैं। एक को देख के दूसरे को हो सकता है, हजारा एरिया में हो सकता है, और साथ ही मैं तो बोलता हूँ नंगरहार में शुरुआत हुई थी। तो अगर ये कहीं से इनको स्पार्क मिलेगा, और अगर स्पार्क इनको जब मिल सकता है कि अगर इन्होंने कोई गलत वहाँ पर पंजशीर में कोई गलत काम किया, क्योंकि
अहमद शाह मसूद, जो लेट अहमद शाह मसूद है, वो आइकॉनिक फिगर हैं। उनके बेटे के साथ या पंजशीर वालों के साथ उनको डील करने में बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, और जो बार बार तालिबान बोल रहा है मिलिट्री तरीके से हम उनको डील करेंगे, मेरे ख्याल उसके फॉलोआउट्स काफी हो सकते हैं और ये एक रिजेंटमेंट और भी हो सकता है पूरे कंट्री में शुरू, तो वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा अगर होता है। पर एनीवे, जिस प्रकार अभी हालात चल रहे हैं, तो ये लूज टेररिस्ट स्ट्रक्चर घूम रहे हैं इतने सारे, आपने टीवी में देखा, और जिस प्रकार कंधार में ये इनको डिस्प्ले किया गया था अल कायदा को, वो भी कफन सूट्स पहन के, और ये जो बदरी फोर्स 313 को जानबूझ के दिखा रहे हैं, ये सारा खेल है साइकोलॉजिकल डोमिनेशन का, एक तो पंशीरीज को डराने का, दुनिया को डराने का कि हम बहुत बड़ी ताकतवर है और हमारे पास इतने स्पेशलाइज्ड और दुनिया भर के फोर्सेस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। दिस ऑल साइऑप्स। तो जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, उसकी इंटेंशन बहुत ही क्लियर है, उसका इरादा है इंडिया के ऊपर हमेशा करता रहा है, वो करता रहेगा कि इंडिया की तरफ उसकी हमेशा आंखें उठी रहेंगी। तो जितने अभी वेपन्स हैं, काफ़ी वेपन्स अभी तक पाकिस्तान के हाथ में पहुंच चुके हैं, जो अमेरिकन वेपन्स हैं जैसे M4, M16 वगैरह, और खासकर मैं टेररिस्ट के लिहाज से बोलूँगा कौन कौन से वेपन्स हैं, ये तो मैंने 2 असॉल्ट राइफल्स बताई हैं, और साथ ही में नाइट विजन डिवाइसेस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यही है जो एक टेररिस्ट के काम में आता है। तो जहाँ तक M4 का सवाल है, अगर वो यूज़ करता भी है तो पहली बात उसके 2 ही फायदे हैं, एक तो वो लाइट है और दूसरा उसमें नाइट विजन फैसिलिटी है। और जहाँ तक हमारे पास सवाल है, हमारे पास भी AK-47 अमूमन तब इन्फेंट्री बटालियंस के पास है और स्पेशल फोर्सेस के पास M4 भी है, उनके पास थोड़ी स्नाइपर राइफल भी आ गई तो हमारे पास भी है। तो थोड़ा सा उनको इन्फिल्ट्रेशन में रात में ये चीज़ें मदद कर सकती है, पर बाकी इससे ज़्यादा मेरे को कोई ऐसा नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होगा कि हमारा भी सर्वेलेंस और सब ग्रिड बहुत अच्छा है, तो इंडियन आर्मी विल बी एबल टू डील बड़े इफेक्टिवली विद द पाकिस्तानी डिजाइन। आई वुड नॉट से तालिबान डिजाइन, पाकिस्तान डिजाइन। तो ये पाकिस्तान करेगा और इसके लिए हमें वैसे भी हम चौकन्ना है, और मेरे ख्याल अभी हमारी इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस और चौकन्नी हो जाएगी। और मेरे को लगता है अभी पाकिस्तान सारे कैंप्स शिफ्ट कर रहा होगा अफगानिस्तान में, क्योंकि उनकी भी बदनामी होगी कि देखो अफगानिस्तान से सारा हो रहा है, और हमको वहाँ कैंप से लेके और पूरे उनके जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स होते हैं, हमारी इतनी इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रांग होनी चाहिए अलॉन्ग विद द नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी जो हैं छुपे हुए हैं, और अफगान आर्मी के लोग हैं वो भी हाइडिंग में है। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो मेरा अंत में यही बोलना है कि पाकिस्तान का इरादा तो रहेगा, लेकिन हमारे देश का भी इरादा बहुत क्लियर है कि हम डट के जवाब देंगे। और मैं सारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा, तालिबान कोई ग्रेट नहीं है, किसने उनको ट्रेन किया? पाकिस्तान ने ट्रेन किया है। पाकिस्तान हमसे हर बार हारा है, तो कौन सी उनकी वो ट्रेनिंग है? इसलिए मैंने पहले बोला ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि हमारे बहुत खतरनाक और वेल ट्रेंड है। सब खतरनाक है, हम भी खतरनाक है, हम सुपर खतरनाक हैं। तो पाकिस्तान का गेम प्लान को हमने बीट करना है। और मैं एक और चीज यहाँ बोलना चाहूंगा कि अभी जो बात हो रही थी, आपने सवाल पूछा था, मेरा तो एक और है कि पूरी वर्ल्ड ओपिनियन को, इंडिया को भी लीड रोल लेना चाहिए, पूरी वर्ल्ड ओपिनियन को मोबिलाइज करना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान। रूट कॉज ऑफ सारा प्रॉब्लम तो, जड़ तो सारी पाकिस्तान है, इट इज नॉट अफगानिस्तान। पूरे अफगानिस्तान पे ब्लेम पड़ता है, सारा माइंड सब कुछ उनका है। सो एंटायर वर्ल्ड, इंडिया शुड टेक द लीड। और हमारे पास तो इतने सबूत हैं, अमेरिकन के पास सबूत है, रशियंस के पास है कि कैसे कैसे वो क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें मध्य देखते हुए मेरे ख्याल हमें एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में जाना चाहिए। वी नीड टू आइसोलेट। एम्बेसडर दिलीप सिन्हा, क्या ये मुमकिन है? क्या जनरल बेस्टन जो कह रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि जिन साइऑप्स की भी बात हम कर रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी एक फैसिलिटेटर है। अमेरिका जिस तरीके से सरेंडर ऑलमोस्ट कर चुका है अफगानिस्तान के सामने, अगर 31 तारीख की मियाद दी जाती है तो जो बाइडेन कहते हैं कि हाँ हम कर देंगे, हम उस दिन तक कर देंगे। अमेरिका उस रुख का लग ही नहीं रहा है जो अमेरिका 20 साल पहले वहां पर गया था, या जो अब तक वहां पर तैनात खड़ा था। क्योंकि अफगानिस्तान के काबुल के उस एयरपोर्ट पर क्या परिस्थितियां हो जाएंगी, अभी तो मुट्ठी भर अमेरिकी सैनिकों की वजह से कम से कम तालिबान उस गेट के बाहर दिखता है, उसके बाद क्या हालात होंगे वो तो समझ से भी परे है। क्या ये तस्वीरें भी निकल कर आएंगी, ये भी नहीं समझ में आता है। हाँ, अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को और अफगानिस्तान को बहुत बड़ा धोखा दिया है। 20 वर्ष वहां पे उनकी फौज रही, लेकिन अमेरिका की नीति पिछले 10 वर्ष में ऐसी हो गई थी
कि अमेरिका ने कहा था कि उसका दुश्मन अल-कायदा था, तालिबान नहीं थे। उसने तालिबान से बातचीत शुरू कर दी और पिछले वर्ष समझौता भी कर लिया। और अभी जिस हड़बड़ी में बाइडेन अपनी सेना को वापस ले रहे हैं कि अपने नागरिकों को भी नहीं निकाल पाए हैं अभी तक, और सिर्फ आशा कर रहे हैं कि 31 अगस्त तक निकाल पाएंगे। तो अमेरिका की जो नीति रही है उसकी आलोचना तो अमेरिका में ही हो रही है, लेकिन अमेरिका इस इलाके से बाहर निकल सकता है, हम नहीं निकल सकते हैं। हमारा ये इलाका है और हमें यहीं पर रहना है और हमें अपनी सुरक्षा करनी है। तो इसके लिए हमें जो भी आंतरिक कार्रवाई करनी है, तब जनरल साहब ने कहा ही, उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है वो भी हमें बनाना होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमें इसमें पहल करनी होगी। और इसके लिए हमें जो अन्य देश हैं, और इस वक्त बहुत देश ऐसे हैं जो परेशान हैं तालिबान की नीतियों से। एक तो रूस है, जिससे अभी प्रधानमंत्री ने बातचीत की उनके नेता से। तुर्की भी एक और तो थोड़ा बहुत उसकी सहानुभूति है तालिबान के लिए, लेकिन उसके साथ साथ तुर्की ने बहुत सारे अफगान नेताओं को शरण दिया अपने देश में। और तुर्की भी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहा है। उसके जो राजनयिक है वो इस वक्त एयरपोर्ट में है, न कि अपने दूतावास में। चीन भी थोड़ा बहुत सतर्क है, तो लेकिन चीन पाकिस्तान के साथ है, इसलिए हमें अलग रखना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा ईरान है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान से, जो जिनको डर है कि तालिबान के आने से उनकी सुरक्षा पर आंच आएगी। तो हमें इन देशों के साथ बातचीत करनी होगी और हमें इन देशों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उन्हें प्रोत्साहित करना होगा कि हम उनके साथ हैं। हम भी एक बड़ा देश है और कम से कम अपने क्षेत्र में तो हम अपने आप को हमें एक सुपर पावर समझना चाहिए, न कि हमें किसी अन्य सुपर पावर के साथ अपने आप को जोड़कर उसके साथ पिछलगू बन के चलना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा देखनी है और उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल तैयार करना है उसमें हमें मेहनत करनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन सुरक्षा सभा में यह चर्चा हमारी जारी है। आप देखते रहिए आज तक। अफगानिस्तान के हालात और उससे भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है, भारत को कैसे रिश्ते रखने हैं, इन सब पर आज दिन भर आज तक पर आप देखेंगे सुरक्षा सभा। अफगानिस्तान और तालिबान के हालात पर आज तक पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हर घंटे नए मुद्दे के साथ अफगानिस्तान को अधर में लटकाकर क्या करेगा तालिबान, क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति की मोर्चेबंदी अफगानियों को सांस का हक दे सकेगी, इन सारी चीजों पर चर्चा है। लेकिन पहले हम आपको सुनाते हैं उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का हिस्सा कि सालेह ने अपनी तरफ से कहा क्या है। We do not want dictatorship. We want the pluralism in Afghanistan to survive. We want the Afghan people to have a say. We want the identity of individuals, of the communities, of all ethnic groups of Afghanistan. We want the Afghan fabric, societal fabric, to stay alive. We do not want Afghanistan to become Talibanistan. That's what the Taliban are trying to establish. They're destroying Afghanistan and they want to establish Talibanistan. That will not happen. So our political objectives are very, very clear. We prefer negotiations, but as I said, the negotiations must be very meaningful and it should not be like Doha style to legitimize the Taliban oppression and not to stop their barbaric military onslaught. एम्बेसडर सज्जनहार, हमेशा कहा जाता है कि कूटनीति एक अनवरत प्रक्रिया होती है, वो चाहे सरकारें बदलें कहीं पर उससे कुछ बदलाव नहीं आता है। इसीलिए अगर हम एक अकेले सालेह को देख रहे हैं कि वो खड़े होकर इस तरह की बात कर रहे हैं, 2/3 हिस्से पर अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन बाकी इलाकों में किस तरीके से ये लड़ाई चल रही है, कैसे पंजशीर में जो ब्रेव हार्ट्स हैं वो लगे हुए हैं, दुनिया में कोई देश इस समय उनकी मदद के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। अमेरिका के साथ ये क्या चीज हो गई, क्या मजबूरी हो गई कि वो जो कहता था हम आतंक के खिलाफ हैं, वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि कोई लोकतांत्रिक तरीके से तो नहीं सत्ता हासिल की जा रही है, यहां पर बंदूक की नोक पर ही सत्ता हासिल की जा रही है। ये सिर्फ वो है जो दिख रहा है या फिर एक बहुत गहरी साजिश रही है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है इस समय? देखिए, मेरे ख्याल से जो दिख रहा है वो भी उसमें रियलिटी है और साजिश भी है। देखिए, पहले अगर देखा जाए फरवरी 2020 का
तो उसमें क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ये समझौता किया? उनके सामने एक पॉलिटिकल कंपल्शन था, उनके सामने अपना इलेक्टोरल कंपल्शन था। देखिए अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे, जो हमें पूरी दुनिया में बताना चाहिए जो पाकिस्तान वहां पर कर रहा है, देखिए ऐसी बात नहीं है जो पाकिस्तान को ये पूरी दुनिया को मालूम नहीं है जो पाकिस्तान की क्या हरकतें हैं। श्वेता जी, मैं आपको याद दिलाऊंगा 1 जनवरी 2018 का डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था जो पाकिस्तान उन्हीं आतंकियों को शरण दे रहा है जिसकी हमें जरूरत है, और हम उसे पैसा दिए जा रहे हैं, $34 बिलियन हमने उसको पैसा दिया है, और वो फिर भी उन्हीं आतंकियों को शरण दे रहा है, उन्हीं को सेफ हेवन्स दे रहा है, ट्रेन कर रहा है। तो देखिए अमेरिका को भी पता था और पूरी दुनिया को भी पता है, पर क्यों नहीं कर रहे हैं? अमेरिका ने तो इसलिए कहा, उसने सोचा जो हम तालिबान के साथ बातचीत कर लेंगे। उन्होंने कहा हम अलकायदा को मारने गए हैं वहां पर, तालिबान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु तालिबान और अलकायदा में कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए अगर वो उन्होंने ये निर्णय किया, अमेरिका ने निर्णय किया जो हम पाकिस्तान का जो उनका जो सपोर्ट है वो बाय कर लेंगे पैसा देकर, और जितना वो पैसा देते गए उतना ही पाकिस्तान की जो डिमांड्स थी वो और बढ़ती गई। और इसीलिए ये कहना जो दुनिया को पता नहीं है, जो भारत ने हर फोरम पर, प्रधानमंत्री मोदी ने, विदेश मंत्री ने, सब फोरम पर कहा है, अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं और अभी जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और आज अभी जो केयर टेकर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इतने शब्दों में कहा है जो पाकिस्तान ने ये सब किया है, पर कोई देश पाकिस्तान के ऊपर उंगली नहीं उठाता है क्योंकि सबके अपने हित हैं। चीन चाहता है जो उसका शिनजियांग जो रीजन है उसमें उइगुर मुसलमानों के विरुद्ध जो वो जेनोसाइड कर रहा है, उनके विरुद्ध जो अत्याचार कर रहा है, जो अफगानिस्तान से वहां पर वो कोई नहीं आए। रूस चाहता है जो आईसिस और अलकायदा सेंट्रल एशिया में नहीं आए। ईरान चाहता है जो शिया हजारा माइनॉरिटी है उसके विरुद्ध ये तालिबान एक्शन ले। तो देखिए हर एक देशों का अपना हित है, इसीलिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं और ना कि पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तो इसीलिए आपने जो कहा जो ये वहां पर कुछ और होगा, मैं तो समझता हूं जो ये रेजिस्टेंस तो आता रहेगा, रेजिस्टेंस तो बनता रहेगा। पंजशीर में तो जो हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने, तालिबान ने 4 घंटे की मोहलत दी थी, यहां पर 44 घंटे से ऊपर हो गए हैं, अभी तक तालिबान कुछ नहीं कर पाया है। और तालिबान का जो आपने इंटरव्यू दिखाया उसमें अगर उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए अमरुल्लाह साले का, उनमें जो स्टेटमेंट्स देखिए बिल्कुल डायरेक्ट है, तो ऐसा प्रतीत होता है जो वो वहां पर डटे रहेंगे, उनके जो सैनिक हैं, उनके जो फाइटर्स हैं डटे रहेंगे। हालांकि उनके लिए चुनौतियां भी बहुत है, मैं ये भी मानूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम सराउंडेड हैं चारों तरफ से, तालिबान से, अफगानिस्तान से। पहले जब था नॉर्दर्न अलायंस, उनकी सहायता करने के लिए भारत था, रूस था, ईरान था, इस बारी वो अकेले वहां पर पड़ गए हैं। तो इसीलिए उनके लिए चुनौतियां होंगी, सप्लाई अलायंस को कैसे वो पूरे तरीके से चालू रखें, जारी रखें, उनके पास फ्यूल की भी, एनर्जी की भी कमी होगी। तो चुनौतियां हैं, परंतु मेरे ख्याल से इससे और जो रेजिस्टेंस है वो बल मिलेगा। देखिए आपको याद होगा 19 तारीख को कैसे नेशनल फ्लैग को अपनी आइडेंटिटी बनाकर ईरान की वहां पर महिलाओं ने प्रदर्शन किए थे। और मेरे विचार से ये जो स्टैंड लिया है अमरुल्लाह साले ने और अहमद मसूद ने, ये यकीनन औरों को भी ऐसा बल देगा और उनको भी इंस्पायर करेगा, उनको भी प्रेरणा देगा जो वो तालिबान के विरुद्ध खड़े हों। तो तालिबान जो बता रहा है जो वो एकदम इनविंसिबल हैं, वो ऐसी इमेज को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो मैं समझता हूं जो आगे के दिन जो हैं तालिबान के लिए वो मुश्किल होने वाले हैं। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, एक नैरेटिव की भी जंग चल रही है, क्योंकि पिछला जो तालिबान था उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसकी एक इमेज प्रोजेक्ट करना चाहता और करता दुनिया में। इस समय तालिबान अपनी एक इमेज प्रोजेक्ट करना चाहता है, आतंकियों को ही सही उसने मंत्री पद अपने एक तरह से प्रोजेक्टेड सरकार में दे दिए हैं। दूसरी तरफ एक नैरेटिव बिल्डिंग अमेरिका चाह रहा है, जिसके विमान से गिरते हुए लोग देखे गए तो उसने सिर्फ अपने सोल्जर्स को, बच्चों के साथ तस्वीरें कि किस तरीके से वो बच्चों को ले रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं, महिलाओं की मदद कर रहे हैं, ये कर रहा है। पूरी दुनिया क्या सिर्फ इस नैरेटिव की जंग में लगी रहेगी? क्या तालिबान की इस नैरेटिव के थ्रू दुनिया के बाकी देश देख सकते हैं या नहीं, या देखना ही नहीं चाहते हैं?
पिताजी देखना ही नहीं चाहते। कड़वा सच है, पर सच ये है कि हर एक अपनी स्वार्थ में लगा हुआ है, हर एक वो नैरेटिव पेश कर रहा है जो जिससे उनका काम चले। मैं इसका बिल्कुल जवाब दूंगा क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है, पर दो छोटी छोटी टिप्पणियां पहले करना चाहता हूं। जो पाकिस्तान की बात है, उन्होंने दूसरों को इस्तेमाल किया है, दूसरों का काम किया है, पर दोनों तरफा बात की है। और हामिद गुल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को हराया है, यहाँ तक कहा है। क्योंकि उन्होंने अमेरिका से पैसा लेके और तालिबान को दिया, दोनों तरफ का खेल खेला। वो माहिर है इस खेल खेलने में, किसी को आश्वासन देने में, किसी को कुछ करने में। तो ये पाकिस्तान का किरदार है। जहां तक अमेरिका की आप पूछ रही थी पहले कि अमेरिका ने ये ऐसा क्यों किया, अमेरिका के पास ताकत है, अमेरिका के पास क्षमता है, पर अमेरिका के पास जो नहीं है वो इच्छा शक्ति नहीं। उनकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, क्योंकि 20 साल रहने के बाद उन्होंने देख लिया है कि जो वो सोच के गए थे उसमें कुछ नहीं होने वाला, तो वो निकलने की फिराक में थे। अब जो नैरेटिव है वो ही सब कुछ है, क्योंकि जो आप एक नैरेटिव क्या चीज है, पैकेजिंग है। आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप किस तरह पैकेज करती हैं उस पर डिपेंड करता है। अब कभी आपने देखा है, आप इतनी सालों से जर्नलिस्ट रही हैं, और हमने कभी देखा है कि टारमैक पे आर्मी का जहाज है, 100 की तादाद में लोग हैं और जहाज चल पड़े? कभी देखा गया है? इसलिए चल पड़ा कि ये अफगानिस्तान था। किसी अगर पश्चिमी देश में होता तो कभी ना होता। तो अब ये करने के बाद और जिस तरह से दृश्य आए हैं वो देखने के बाद लोगों में बड़ी बगावत है, गुस्सा है। तो ये अब दिखाया जाएगा कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। G7 क्या कर रहा है? बातें कर रहा है, पर ये चलता रहेगा। मुझे इस पे ज्यादा कोई तथ्य लगता नहीं है। जहां तक तालिबान का सवाल है, जब तालिबान कहते हैं कि हम नए तालिबान हैं, जी हाँ, ये नए तालिबान है, पर किस तरह नए तालिबान है? वो ये है कि 20 साल ये बाहर रह के, 20 साल इन्होंने पाकिस्तान में शरण लेके, पाकिस्तान ने जो इनके साथ खेल भी खेले हैं, मुल्ला बरादर को 8 साल जेल में रखा है, मुल्ला अखुंदजादा जो इनके सुप्रीम लीडर हैं वो समझे जाते हैं कि वो शायद पाकिस्तान की कैद में है। तो बहुत कुछ देखने वाला है अभी। पर इन्होंने एक चीज सीखी है कि आप लोगों से किस तरह से बात करें। जो दोहा तालिबान है वो उन्होंने ये सीख लिया कि अगर इंडिया है तो इंडिया को किस तरह क्या सुनना चाहते हैं, चीन क्या सुनना चाहता है, सबको आश्वासन दे रहे हैं और ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत बदल सकें। पर इनकी दिक्कत ये है कि इनका कोई एक ये मोनोलिथिक नहीं है, एक कोई मूवमेंट, एक कोई ग्रुप नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मूवमेंट है। और इनके पास मुल्ला उमर जैसे कोई लीडर नहीं है जो कि कहे कि साहब यही करना है। फैक्शंस हैं ये, और ये फैक्शंस को हार्मोनाइज कैसे करें, जो पाकिस्तान इनसे करवाना चाहता है वो कैसे ना करें या कैसे करें, तो इनके लिए काफी समस्या है जी। और रहेगी, पर ये धीरे धीरे कुछ कोशिश करेंगे, टाइम लगेगा। मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत प्रयत्न करेंगे अलग दिखाने का, पर जो मोटी बात है सब नैरेटिव में, सब पैकेजिंग में लगे रहेंगे, क्योंकि यही राजनीति का, कूटनीति का खेल है। जनरल मेस्टन, जिस तरह से अफगान सेना रही है, ऐसा नहीं है कि वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। बहुत सारी चीजें हुई। अव्वल तो ये कि जब मुकाबला किया जा रहा था तो कहा गया कि थोड़ा सा धीरे चलो, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, वार्ता चल रही है, और एक उस तरह के एक सीज फायर के बीच में तालिबान ने फायदा उसका उठा लिया। अफगान सेना के तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी रहे हैं जो मुमकिन है कि आपके साथ भी रहे हों, आपके भी दोस्ताना संबंध उनके साथ हों, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से जो ट्रेन किया जाता है, चाहे एनडीए हो, आईएमए हो, या फिर बाद में कमांडो ट्रेनिंग्स हो, CIJW, हर जगह पर वो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनमें तो वो संस्कार भी होते हैं जो हमारी सैन्य संस्कृति का हिस्सा है। इसीलिए आज की तारीख में अगर आपकी भी बातचीत होती है वहां पर किसी से, किसी पुराने अपने साथी से, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस समय, कितना कमजोर खुद को महसूस कर रहे हैं? श्वेता, जैसे मैं वहां पर खुद डिप्लॉयड था एज अ डिफेंस अटैची मिलिट्री एम्बेसी ऑफ काबुल में, तकरीबन 2.5 साल से थोड़ा ज़्यादा ही था, एम्बेसडर सिन्हा के साथ और एम्बेसडर गौतम मुखोपाध्याय के साथ।
तो मेरा वहाँ वार्तालाप अफगान सेना के साथ, नाटो फोर्सेस, ISF के साथ और इंक्लूडिंग पॉलिटिकल हेड्स के साथ बहुत अच्छा था। तो जो मेरी बात होती रहती थी और अभी भी हो रही है वहाँ के जो ANA के लोगों से, और जब ये वॉर शुरू हो गया था, जब तालिबान का ऑनस्लॉट हो गया था, मेरे को पहले ही उन्होंने बता दिया था कि तालिबान हर जगह पहले ही प्री पोजीशन हो चुकी है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि रातों रात प्रोविंसेस के प्रोविंसेस कैप्चर हो रहे हैं अनकंटेस्टेड। तो तालिबान ऑलरेडी प्लेस्ड, और ये पाकिस्तान का और हो सकता है अमेरिका का भी कोई इनहेरेंट रोल हो सकता है, क्योंकि एक साजिश हो सकती है, पर ये वहां पर प्लेस में थे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पीस टॉक्स चल रही थी और पूरी विश्व को पता है, उनकी सेना को पता था, मैं उनसे बात करता था, वो बोलते थे ये तो हमारे दुश्मन से ही बात कर रहे हैं, अमेरिका का स्टेटेड दुश्मन था, उनसे बात कर रहे हैं। तो वो फिर सोल्जर्स को और सेना को बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप वहां जारी है, अमेरिकन के साथ जारी है, बातचीत कर रही है, तो सेना बहुत कंफ्यूज होती है। तो पॉलिटिकल डायरेक्शंस बिल्कुल ही कमजोर थे, उनको मिल ही नहीं रहे थे, मतलब दुश्मन से ही बातचीत और दुश्मन के साथ ही लड़ो, ये कंफ्यूजन था उनके माइंड में। और ये मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 1.5 महीने पहले जब मेरी बातचीत होती थी उनकी जो सेना के ऑफिसर्स थे। तीसरा था, सबसे बड़ा रिजेंटमेंट ये था, लीडरशिप का तो था ही, उनकी मिलिट्री की लीडरशिप का था, क्योंकि ये आर्मी एक्चुअली आपको पता है कि 2003 में जब ये अफगान नेशनल आर्मी का फाउंडेशन ले किया गया था ISF द्वारा, उससे पहले एक्चुअली इनकी कोई फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह कुछ थी नहीं। वो जितने भी थे वो अर्स्टवाइल जिहादीज मुजाहिद थे। तो वो जो अर्स्टवाइल मुजाहिद और जिहादीज थे वो टॉप लीडरशिप पे थे। थोड़े से छोड़ के 90% मैंने देखा था वो जिहादीज ही थे, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे रहते थे। तो उनकी एक लीडरशिप का जो एक वो होता है, ट्रुप्स के साथ इन्वॉल्व होना, वो काफी हद तक लैकिंग था। बल्कि मैं तो बोलना चाहूंगा, मैंने तो एक ही वहाँ ऐसा लीडर देखा था जो क्या नाम है, उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, ही वॉज एक्सट्रीमली गुड। वो ग्राउंड पे जाते थे। मेरे को याद है एक बदाख्शान में जब उस समय लड़ाई हुई थी 2013 में, तालिबान का कुछ हरकत हुई थी, वो खुद वहां पर पहुंचे हुए थे, और बिस्मिल्लाह खान खुद जाके उन्होंने लीडरशिप दी थी जवानों को। और उनके चीफ भी उस समय बहुत अच्छे थे, मतलब ही वॉज वेरी कैपेबल, और उन्होंने काफी कोर्सेज इंडिया में किए हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ है कि ये जो उन्हीं में से लीडर्स जो अपॉइंट किए, अब आप सोचिए लड़ाई के 10 दिन जब खत्म होने वाली थी, उससे पहले जब ये लश्करगढ़ में फाइटिंग हो रही थी, चीफ को चेंज किया गया। आर्मी चीफ 32 इयर्स ओल्ड का एक लेफ्टिनेंट जनरल को प्रमोट किया गया एज अली सईद, और वो पुलिस का उसका बैकग्राउंड है, और वो ट्रेनिंग करके कहाँ से आया था, स्टाफ कॉलेज करके आया था अमेरिका से, और उसको चीफ बना दिया। और उसको फिर 6 महीने के लिए एक कोर कमांड दी, और उसके बाद स्पेशल फोर्सेस कमांड, और उसके बाद उसको चीफ बना दिया। 32 ईयर ओल्ड पर्सन हु इज द डिफेंस मिनिस्टर जो रजिस्ट कर रहा है, जो आर्मी रजिस्ट कर रही है, उसको आपने चीफ बना दिया। तो ये भी समझ में नहीं आया, और मेरे को तो इसमें पूरा अमेरिका का हाथ लगता है, क्योंकि वो वहीं से ट्रेन होके आया है, और पुलिस बैकग्राउंड वाले को आपने चीफ बना दिया। तीसरी है जो लॉजिस्टिक्स, एम्युनिशन, सैलरीज, वो मेरे को बोलते थे कि बहुत बुरे हाल थे, उनके पास एम्युनिशन नहीं था, सैलरीज टाइम पे नहीं मिल रही थी, खासकर फुट सोल्जर्स को, जो इनके ग्राउंड सोल्जर्स थे। तो ये सारी कल्बिनेशन, और ये मेरे को फीडबैक मिल रहा था, तो मेरे को कोई डाउट नहीं था कि ये ऐसे हो सकता है। पर हाँ, बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि इनके जो स्पेशल फोर्सेस थे वो काबुल में बेस्ड थे, और मेरे को फिर बाद में ये भी कुछ ऑफिसर्स ने बताया, वो काफी सीनियर लेवल पे थे, कि अशरफ गानी ने 1-2 कोर कमांडर्स को खुद कॉल करके बोला है कि आप उनके साथ लड़ो नहीं, जस्ट सरेंडर एंड लेट देम इन। अब क्यों, मेरे को इसका कोई फ्रैंकली जवाब नहीं है, वो भी कंफ्यूज थे। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए कंफ्यूजन था, और ये इसीलिए इनका कोलैप्स हुआ है। और जहां तक मैं आपको बता दूं, मेरा उनके साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उनके साथ डीलिंग थी। ये सोल्जर्स अच्छे थे ANA के, ऐसा नहीं है कि दे वर नॉट ट्रेन्ड वेल, दे वर ट्रेन्ड वेल, दे वर मोटिवेटेड। बल्कि मैं 2-3 दिन पहले अल जजीरा में इनकी लाइव वो दिखा रहा था, 2013-14 की वो दिखा रहे थे, इनके खुद इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस कंडक्ट किए हुए हेलमंड में, और बहुत अच्छे वो कंडक्ट किए हुए थे। तो जब लीडरशिप फेलियर है तो आर्मी तो कोलैप्स होती है। और उधर आप देखिए अमरुल्लाह सालेह को, वो एज अ लीडर, सोल्जर्स को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी लीडरशिप।
वहां पर उनका स्ट्रॉन्ग लीडर बैठा है, मोटिवेट कर रहा है। जब लीडर अच्छा है तो मोटिवेशन आपका आएगा, कमांड कंट्रोल अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें आप कंपेयर भी कर सकते हैं। मैं तो वहीं की कंपैरिजन बता रहा हूँ, उनकी किसी सेना के साथ नहीं कर रहा हूँ। तो दिस इज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ लीडरशिप एंड दीज अदर थिंग्स हैव, इनकी वजह से ये थोड़ा कोलैप्स हुआ है। और जहां तक इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग थी, उनके साथ बहुत अच्छी थी। उनके स्पेशल फोर्सेस मैंने भेजे थे इंडियन स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग के लिए, और जो फीडबैक था वो बहुत अच्छा था। काफी हद तक दे वर मोटिवेटेड सोल्जर्स। बट दिस अगेन इट्स अ बहुत बड़ी एनालिसिस है बाद में कि क्या क्या फैक्टर्स थे, ये क्या क्या साजिश थी कि ये सडनली सब कुछ कोलैप्स हुआ है। तो ये मेरा बोलना है इसके ऊपर। कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत छोटे में रिएक्शंस मैं सबसे इस बात पर लेना चाहूंगी कि एम्बेसडर दिलीप सिन्हा, आपके साथ शुरुआत करते हुए, अभी के जो हालात हैं और 31 तारीख की जो मियाद दी गई है, हम समझें कि वहां से इवैक्यूएशन की अंतिम तारीख के बाद क्या चीजें वहां पर सामान्य होना शुरू होंगी? क्योंकि ये उथल पुथल किसी के लिए सही नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 31 अगस्त के बाद ही हमें तालिबान का सही रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि तालिबान को मालूम है कि जब तक अमेरिकी सेना वहां पे है तब तक उन्हें अपने गुड बिहेवियर पे रहना है। तो वो जो मुखौटा पहने हुए हैं उसे दिखाते रहना है ताकि अमेरिका उन पर कोई आक्रमण नहीं करे। जैसा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने पेंटागन को कहा है कि तैयारी रखो अपनी। तो 31 अगस्त के बाद जो अमेरिकी सेना वहां से पूरी तरह हट जाएगी, तब हमें तालिबान का सही रूप देखने को मिलेगा। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, उनके मुखौटा उतरने की तारीख होगी 31 अगस्त? उनके मुखौटे उतरने की तारीख इसलिए नहीं होगी श्वेता जी कि एक तो 31 अगस्त का कोई ये नहीं है कि 31 अगस्त को मान्यता ये पत्थर में लकीर है। अगर इन्होंने ये भी कहा है कि कॉन्टिजेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, गारंटी चाहिए, सेफ पैसेज की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ये अगर इनके अमरीकी लोग रह गए तब तक 31 तक, तो उनको छोड़ के आए ऐसा मुझे लगता नहीं है। तालिबान कह रहा है उसके पास और कोई चारा नहीं है, पर तालिबान ये उनको 31 को निकाल नहीं पाएगा। और आखिरली बात बहुत छोटी सी कि जो मुखौटा के लिए सोशल मीडिया है, जो 2001 में और अब का में फर्क है वो ये है सोशल मीडिया, और उसके कारण इनकी जो इनके जुर्म है छुपे नहीं रहेंगे, तो इनको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। जनरल वेस्टन, पंजशीर आपको लगता है कि बचा रहेगा, उसे रेजिस्ट कर पाएंगे साले? देखिए, पंजशीर मैं खुद गया हूं और रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि टेरेन फेवर्स द डिफेंडर। मैं टेरेन को विस्तार से बताना नहीं चाहूंगा, वो सबको पता है। पर मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि नथिंग इज इनसरमाउंटेबल फॉर एनीवन, वेदर इज अ अटैकर और वेदर इज अ डिफेंडर। बट फाइनली जो सबसे बड़ी चीज काउंट होती है, और हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री में इतने एग्जांपल्स हैं वेयर इवन अ स्मॉल फोर्स अंडर अ गुड लीडर, अंडर अ लीडर हु इज अ लॉयल, ही हैज टू, वो डटा रहा है। तो ये कैसे अनफोल्ड होगा, पर मेरी जहां तक रीडिंग है, मेरे को लगता है तालिबान या पाकिस्तान ISI इसको अवॉइड करेगा यहाँ पर मिलिट्री क्लैश होने का, क्योंकि उनके लिए भी लॉस ऑफ फेस हो सकता है। दूसरा, अगर मान लिया उन्होंने जीत लिया किसी भी कारण, तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड में। अफगानिस्तान के अंदर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे को लगता है फिर शायद रिजेंटमेंट की वेव्स और भी कहीं धीरे शुरू हो सकती है, क्योंकि वो बोलेंगे हमारा एक लीडर डटा हुआ था तो हम क्यों नहीं कर सकते। और तीसरी बात, अहमद शाह मसूद का जो बेटा है, उनके बेटे को, अहमद मसूद को, मेरे ख्याल वो टारगेट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो रिस्पेक्ट उनकी है वो मैंने वहां देखी है सब एथनिक कम्युनिटी से बहुत है। ही इज अ लीजेंड, ही इज अ आइकॉनिक फिगर। उसके साथ अगर उन्होंने छेड़खानी की तो ये भी बहुत बड़ा फॉल आउट होगा अफगानिस्तान में। तो जैसे दोनों एम्बेसडर ने बोला, सॉरी एम्बेसडर विष्णु ने, डेडलाइन नहीं दे सकते हैं। मेरे ख्याल ये जो हालात हैं ये चेंज होते रहेंगे। तालिबान का चेहरा ईच डे नया चेहरा होता रहेगा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का बिहेवियर उनकी तरफ कैसा है, कोई फंडिंग में काट रहा है, कोई क्या है, तो हिंदुस्तान का रुख किस तरीके से रहता है, इस पर भी नजर हमारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन सुरक्षा सभा जारी है, देखते रहिए आज तक।